नमस्कार साथियों, मैं मलके सलाम में आप सभी का पुनः सलामी चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होंगी, मैं ऐसा आशा करता हूं। और आपको पता है साथियों कि एमपी पटवारी या फॉरेस्ट में जो साइंस है वो साइंस बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे साइंस का जो पोर्सन है वो बहुत ज़्यादा ऐड कर दिया गया है। इसीलिए आपको अगर साइंस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अगर लाना है तो उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा। और इस चैनल के माध्यम से मैं साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट यहाँ पे कवर कर रहा हूँ साथियों। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रक्त परिसंचरण तंत्र, और रक्त परिसंचरण तंत्र का पहला पार्ट हमने बहुत ही अच्छा से डिटेल से अध्ययन किया है। वो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखें साथियों, आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत ही डिटेल से यहाँ पे कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप टेस्ट लगा रहे होंगे और वो क्लास अगर आप देखते हो उसके बाद में आपको क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टच होंगे। ठीक है, सो हम जो भी क्लास आपको यहाँ पे देने का प्रयास कर रहे हैं उसमें हर एक क्लास में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देखने को ही मिलेंगे साथियों। और हम यहाँ पे मेन पॉइंटों पे चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, सो हम इसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट अगला पार्ट कवर कर रहे हैं साथियों, रक्त परिसंचरण तंत्र का सेकंड पार्ट। ठीक है, सो रक्त परिसंचरण तंत्र में हमने बहुत सारा डाटा कवर किया। यहीं पे हमने देखा साथियों कि रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था और रक्त परिसंचरण तंत्र का पिता किसे कहा गया और रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन क्या कहलाता है। सो जैसे मैंने आपको बताया था कि रक्त परिसंचरण तंत्र का जो अध्ययन है वो किसके द्वारा किया गया था, विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। और यही अध्ययन क्या कहलाया, एंजियोलॉजी कहलाया। ठीक है, सो ये हमने देखा था। साथ ही साथ हमने 3 प्रकार से रक्त परिसंचरण तंत्र देखा था साथियों। उसमें एक बंद रक्त परिसंचरण तंत्र और खुला रक्त परिसंचरण तंत्र, और वही हमने देखा था क्या कि मिश्रित रक्त परिसंचरण तंत्र। और इनके बारे में पूरा डिटेल से मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताने का प्रयास किया। ठीक है, सो वो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखिए। अब हम चलते साथियों, आज का सिलसिला हम स्टार्ट करते हैं। सो सेकंड हम यहाँ पे पार्ट कवर करते हैं। और सेकंड पार्ट में आपको क्या याद रखना साथियों कि जो सेकंड पार्ट रक्त परिसंचरण तंत्र में हम क्या क्या पढ़ते हैं। सो रक्त परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत हम देखते हैं इसमें हृदय और रक्त। ठीक है, हृदय और रक्त के बारे में हम बहुत ही अच्छे से डिटेल से समझने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे महत्वपूर्ण बात ये याद रखना साथियों आपको कि ये जो हृदय का जो हम अध्ययन करने वाले हैं, है ना, वो क्या कहलाता है। सो आपको याद रखना है कार्डियोलॉजी कहलाता है। और यही फिर नेक्स्ट अगला हम कवर करेंगे रक्त। सो रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, सो रक्त का अध्ययन कहलाता है साथियों, वो कहलाता है हेमेटोलॉजी। ठीक है, सो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। अब हम चलते हैं साथियों, इसका एक एक के बारे में बहुत ही अच्छे से समझते हैं कि हृदय होता क्या है ना, और हृदय में क्या प्रोसेस होती है, इसके बारे में हम बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं। और हर एक पॉइंट को आपको नोटिस करते हुए चलना होगा साथियों, क्योंकि आपको यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट आता है साथियों कि जो हृदय है कैसे अंग है। सो ये हृदय होते हैं साथियों, पेशी अंग होते हैं। कैसे अंग होते हैं, पेशी अंग होते हैं। ये आपको बहुत ही अच्छा से याद रखना है। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं साथियों। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि जो हृदय जो होता है, हमारा हृदय जो होता है, हृदय में क्या पाया जाता है, हृदय क्या कहा जाता है, हृदय एक पंपिंग स्टेशन। हृदय को क्या कहा जाता है, पंपिंग स्टेशन कहा जाता है। हमारे शरीर का पंपिंग स्टेशन किसे कहा जाता है, सो आपको याद रखना है हृदय को कहा जाता है। और ये आपको कई बार क्वेश्चन पूछा गया साथियों। अगर आप टेस्ट लगा रहे हो या फिर ओल्ड पेपर अगर सॉल्व कर रहे हो, सो उसमें आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को ही मिलेगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन आ सकता है कि हृदय का हमारे शरीर का यानी कि शरीर का पंपिंग भाग कहलाता है, हृदय कहलाता है। ठीक है, पंपिंग भाग यानी कि पंपिंग स्टेशन किसे कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पंपिंग स्टेशन भाग किसे यानी पंपिंग स्टेशन किसे कहा जाता है। सो आपको याद रखना है हृदय को कहा जाता है। अब यह प्रोसेस हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्या होता है साथियों। जब आपको पता है कि हमें अगर जीवित रहना है सो हमें क्या करना पड़ता है, पहले भोजन ग्रहण करना पड़ता है। और भोजन में क्या होता है, भोजन हम खाते क्यों हैं, एनर्जी के लिए। और एनर्जी के रूप में सबसे पहले जब भोजन पचता है उसमें होता है क्या साथियों, ग्लूकोज क्या करता है, ग्लूकोज का इसमें निर्माण होता है। और ग्लूकोज क्या करता है साथियों, ब्लड के माध्यम से, इसके माध्यम से ब्लड के माध्यम से कहाँ जाता है, सेल में जाता है। और यही ग्लूकोज के साथ में जाता है साथियों ऑक्सीजन। जो आप ऑक्सीजन हवा लेते हैं, श्वास लेते हैं, उसमें क्या होता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन प्लस ग्लूकोज दोनों कहाँ जाते हैं, सेल में जाते हैं। और यहाँ पे एक क्रिया होती है, वो क्रिया कहलाती है साथियों श्वसन क्रिया। और यही श्वसन क्रिया के द्वारा इसका निर्माण होता है साथियों ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन का निर्माण होता है। और यही कार्बन डाइऑक्साइड या फिर जो ऊर्जा होती है वही ऊर्जा पुनः रक्त के माध्यम से क्या होती
होता है साथियों, विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। और वो जो विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का जो कार्य हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? सो आपको याद रखना है हृदय के द्वारा जो पंपिंग होती है, पंपिंग के द्वारा क्या होता है, जो प्रेशर जाएगा है ना, प्रेशर के माध्यम से क्या होता है, रक्त विभिन्न अंगों के माध्यम से यानी कि होते हुए कहाँ पे जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। ठीक है, इस प्रकार क्या हो रहा है, एक पंपिंग का कार्य किया किसके द्वारा किया जा रहा है? सो हृदय के द्वारा किया जा रहा है। यही प्रोसेस कहलाता है साथियों। इसी प्रोसेस के कारण जो हृदय है उसे क्या कहा गया है? तो आपको याद रखना है पंपिंग स्टेशन कहा गया है। ठीक है, इसी के बाद में हम नेक्स्ट अगला पॉइंट यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों कि इसे क्या कहा जाता है? भ्रूण का पहला क्रियात्मक अंग भी माना जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि ये जो हृदय है, हृदय क्या? भ्रूण का पहला क्रियात्मक मतलब जिसका हम निर्माण करना चाह रहे हैं, निर्माण होता है, क्रियात्मक अंग माना जाता है। ठीक है, सो जैसे कि कोई गर्भावस्था की अवस्था में कोई महिला होती है, उसमें सबसे पहले बच्चे का जो निर्माण होता है साथियों वो होता है हृदय का, अर्थात आप कह सकते हैं कि सबसे पहला भ्रूण का सबसे पहला क्रियात्मक अंग माना जाता है, वो माना जाता है आपका हृदय। सो आपको ये याद रखना है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है कि ऐसा कौन सा अंग है या फिर शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जिसका सबसे पहले निर्माण होता है? तो आपको याद रखना है साथियों, किसका निर्माण होता है? हृदय का निर्माण होता है। ठीक है, इसी के बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पे बताते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट भी आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छा से याद रखना है। और नेक्स्ट पॉइंट है साथियों कि यह शरीर के किस ओर पाया जाता है? सो हृदय आपको याद रखना है शरीर के किस ओर पाया जाता है? बाएं ओर पाया जाता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि यह शरीर के किस ओर पाया जाता है? बायां ओर पाया जाता है। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशन में, कुछ कारणवश किसी के इसमें किस ओर पाया जाता है? दाई ओर पाया जाता है, जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है साथियों? डेक्स्टोकार्डियक कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये जो कंडीशन है कभी कभी ही पाया जाता है, किसी में पाया जाता है, ना के बराबर पाया जाता है, लेकिन अगर किसी केस में पाया गया तो वो क्या कहलाता है? कार्डियक कहा जाता है। ठीक है, और ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम चर्चा करते साथियों इस जो हृदय है, जो हम पढ़ रहे हैं हृदय को, इसका वजन कितना होता है? ठीक है, तो आपको याद रखना है इसका वजन होता है साथियों 350 ग्राम। ठीक है, इसी के बाद में हम नेक्स्ट अगला पॉइंट पे चर्चा करते हैं कि ये जो हृदय है, हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? ठीक है, ये कितने चैम्बर होते हैं? सो आपको याद रखना है कि आप यानी कि जो हृदय होता है, हृदय में कितने 4 पाए जाते हैं, 2 अलिंद पाए जाते हैं और 2 निलय पाए जाते हैं। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब यहीं पे अपवाद स्वरूप एक जीव हमें ऐसे देखने को मिलता है साथियों, जो कि मछली है, इसमें कितने 2 यानी कि 2 कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि ऐसा कौन सा प्राणी है या फिर ऐसा कौन सा जीव है, या फिर थलचर जीव या फिर थलचर जीव पूछा जा सकता है। ठीक है, सो कौन सा है? सो आपको याद रखना क्या है? मछली है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन आपको क्रिएट करने के यानी कि कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मछली के कक्ष में यानी कि मछली के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? सो आपको याद रखना है कितने 2 पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहीं पर अगर हम बात करें साथियों उभयचर जीवों की, सो उभयचर जीव ऐसे जितने भी उभयचर जीव है सभी में 3 कक्ष पाए जाते हैं। लेकिन यहीं पे एक बहुत बड़ा अपवाद यहाँ पे निकल के सामने ये आता साथियों कि मगरमच्छ एक उभयचर जीव होते हुए भी इसमें कितने 4 कक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा उभयचर जीव है जिसमें 4 कक्ष पाए जाते हैं? तो आपको याद रखना है साथियों वो है आपका मगरमच्छ। ठीक है, इसी के बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट पे चर्चा करते साथियों। नेक्स्ट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि मनुष्य में कितने पाए जाते हैं? सो आपको याद रखना है मनुष्य में कितने 4 पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको हम थोड़ा सा डायग्राम के तौर पे हम यहाँ पे समझते हैं साथियों, और डायग्राम के तौर पे समझते हैं। सो ये मैंने यहाँ पे आपको हृदय बनाने का प्रयास किया है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि हृदय बनाया मैंने, और ये जो राइट वाले यानी कि इस साइड वाला जो भाग होता है साथियों वो कहलाता है दाया भाग, और इस साइड वाला जो भाग होता है वो बाया भाग कहलाता है। और यही ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है अलिंद, और नीचे वाला जो भाग होता है वो कहलाता है साथियों क्या कहलाता है? निलय। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब यहीं पर हम यहीं भी इस साइड वाले जो भाग होता है इसे हमने क्या किया? 4 भागों में विभाजित किया, 4 भागों में बांटा है ना। सो इस साइड वाला जो पार्ट होता है वो कहलाता है साथियों राइट यानी कि दाया अलिंद है ना, और इस साइड वाला जो भाग होता है ये वाला जो पार्ट है वो आपका कहलाता है क्या? सो आपको याद रखना है बाया अलिंद। ठीक है, अब यहीं पे नेक्स्ट अगला नीचे जो पॉइंट है साथियों, ये जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ से जो नीचे वाला जो भाग है वो है आपका
दाया निलय है ना, ये दाया निलय और ये हो गया आपका बाया निलय, ठीक है। अब यहीं पे एक चैम्बर यहीं पे एक चैम्बर पाया जाता है, एक स्थान पाया जाता है साथियों, इसे क्या कहा जाता है, सो आपको याद रखना है त्रिविलय है ना, एक संरचना पाई जाती है जिसे कहा जाता है यानी कि त्रिवलनी कपाट पाया जाता है, त्रिवलनी कपाट कहा जाता है, ये भी आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में इसी के नेक्स्ट राइट अगर हम बाई ओर देखें तो बाई ओर पाया जाता है द्विवलनी कपाट, ठीक है। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और यहीं पे आपको यहाँ पे देख पा रहे होंगे राइट साइड पे यहाँ पे पाया जाता है एन यानी कि SA0, और जिसके बारे में हम आगे अध्ययन करने भी वाले हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद में यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट ये निकल के सामने आता है साथियों कि जो दाई ओर यानी कि हम जो हृदय होता है, हृदय के दाई ओर के क्या पाया जाता है, कोटरा अलिंद पाया जाता है, यानी कि क्या कोटरा अलिंद काट पाई जाती है, ठीक है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इसे कहा जाता है कोटरा अलिंद गांठ पाया जाता है, ठीक है। यह एक गांठ प्रकार का होता है जिसे कोटरा अलिंद गांठ पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कोटरा अलिंद जो गांठ है वो कहाँ, हृदय में पाया जाता है, जिसे हम पेस मेकर भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आपको ये याद रखना है साथियों कि ये तो हो गया, हमने गांठ के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर लिया। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे हम चर्चा करते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रति में यानी कि प्रति मिनट में जो धड़कन है वो कितनी बार धड़कती है। सो आपको याद रखना साथियों प्रति मिनट में कितनी बार धड़कती है, सो आपको याद रखना है 72 से 80 बार प्रति मिनट में धड़कती है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद में जैसे कि मैंने आपको बताया था साथियों SA0, क्या क्वेश्चन है, क्या पूछा अब, SA0 में धड़कन की उत्पत्ति है ना, धड़कन की उत्पत्ति होती है, SA0 में ही धड़कन की उत्पत्ति होती है। ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला पॉइंट है साथियों, नेक्स्ट अगला पॉइंट भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे एक धड़कन बराबर से क्या होता है। सो आपको यहाँ पे याद रखना है एक धड़कन बराबर से क्या होता है, सिस्टोल और हाइड्रोल होता है, ठीक है। क्या होता है, सिस्टोल और हाइड्रोल होता है, बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि एक धड़कन में कितनी बार होती है, यानी कि एक धड़कन बराबर से क्या होता है साथियों, एक धड़कन में कितना रक्त पंपिंग होता है। यह भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार हम पढ़ते तो है लेकिन ये छोटे छोटे पॉइंटों को हम बहुत ही ज़्यादा मिस कर देते हैं, और यही क्वेश्चन हमें बाद में उलझा देते हैं, ठीक है। सो इसीलिए आपको हर एक पॉइंट को नोटिस करते हुए पढ़ना होगा साथियों, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि एक धड़कन में कितना जो रक्त है या कितना ब्लड पंपिंग होता है। सो आपको याद रखना है कितना 70 ml पंपिंग होता है, ठीक है। अब यहीं पे आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एक मिनट में कितने बार धड़कता है, सो 72 बार धड़कता है, ये तो हो गया। इसके बाद में अगर मैं आपसे पूछूं साथियों कि एक मिनट में है ना ब्लड का पंपिंग कितना होता है ना, एक मिनट में ब्लड का पंपिंग कितना होता है, सो आपको ये याद रखना साथियों। सो एक मिनट में ब्लड का जो पंपिंग होता है वो होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 500 लीटर, एक मिनट में कितना 500 लीटर ब्लड का पंपिंग यहाँ पे होता है, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको क्या बताया था कि एक धड़कन में कितना, यानी कि एक धड़कन में कितना 70 ml पंपिंग हो रहा है। यहीं पे अगर मैं बात करूं आपको एक मिनट में, सो आपको क्या बताया मैंने, एक धड़कन में कितना, यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा एक धड़कन में कितना हो रहा है। सो यहाँ पे एक धड़कन में हो रहा साथियों कितना 70 ml, कितना 70 ml, ठीक है। यहीं पे मैंने क्या पूछा आपसे कि एक मिनट में है ना, एक मिनट में यानी कि मैं कह सकता हूँ क्या कि 60/1, ठीक है। यानी कि एक मिनट में कितना हो रहा है, एक मिनट में 70 ml हो रहा है। सो मैंने पूछा आपसे कि एक सेकंड में, सॉरी एक मिनट में कितना होगा। सो आपको याद रखना साथियों एक मिनट में जो धड़कन का जो यानी कि धड़कन में जो ब्लड का जो पंपिंग होता है वो होता है 500 ml, ठीक है। अब मैंने क्या पूछा आपसे कि एक मिनट में, यही अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सेकंड में है ना, सॉरी एक धड़कन को धड़कने में कितना समय लगता है, और यह क्वेश्चन आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करेगा साथियों, और क्वेश्चन बन भी सकता है। सो एक धड़कन कितने का होता है, कितने एक धड़कन में कितना समय लगता है। सो आपको याद रखना है 0.833 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। ये तो हो गया धड़कन का समय के बारे में मैंने आपके साथ में चर्चा किया। इसके बाद में आपको महत्वपूर्ण पॉइंट ये याद रखना साथियों कि जो हार्मोन जो होती है ना, हार्मोन का जो नियंत्रण किसके द्वारा होता है, कि सॉरी माफ कीजिएगा, जो हार्मोन्स इसमें जो यानी कि इसका जो नियंत्रण जो होता है,
हृदय रक्त परिसंचरण तंत्र में यानी कि जो हृदय है, हृदय में जो हार्मोन्स का जो नियंत्रण है, हार्मोन का नियंत्रण किन किन के द्वारा होता है, या फिर हार्मोन्स का जो कंट्रोल है वो किसके द्वारा होता है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे ये याद रखना साथियों कि जो हार्मोन का जो नियंत्रण है मुख्यतः 3 भागों से होता है या 3 हार्मोन्सों के द्वारा होता है। पहला आपको याद रखना है थायरॉक्सिन हार्मोन के द्वारा। सो थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है वो होता है साथियों, जो होता है वो अपने गले में होता है। मनुष्य के कहाँ पे होता है? गले में होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। सो जब भी आपको डर लगता है या आपकी धड़कनें ज़्यादा हो जाती है ना, धड़कनें ज़्यादा हो जाती है, तो कंट्रोल करने का काम कौन करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन करता है, और ये पाया जाता है, आपको याद रखना है, गले में पाया जाता है, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट अगला जो हार्मोन है साथियों वो है एड्रिनली हार्मोन्स, ठीक है। सो एड्रिनलिन हार्मोन्स जो होती है वो होती है साथियों किडनी में पाई जाती है ना, किडनी के ऊपरी भाग में पाई जाती है, ठीक है। किडनी के ऊपरी ग्लैंड पार्ट में पाई जाती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और ये भी क्या करता है साथियों, जब आप घबरा जाते हो या फिर आपकी धड़कनें बहुत ही ज़्यादा तेज हो जाती है, तो उसे उस अवस्था में कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? एड्रिनल हार्मोन्स के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। यहीं पे नेक्स्ट अगला पार्ट आता है साथियों मस्तिष्क। सो मस्तिष्क में एक मेडुला ओब्लिक यानी कि मेडुला एक ग्रंथि पाई जाती है, मेडुला ऑब्लिगेटा है ना, मेडुला तो मस्तिष्क के द्वारा किसमें पाया जाता है साथियों? आपको याद रखना है मेडुला ऑब्लिगेटा, ठीक है। मेडुला ऑब्लिगेटा के द्वारा क्या किया जाता है? जो हृदय का जो धड़कनें होती हैं उन्हें कंट्रोल करने का कार्य किया जाता है, ठीक है। सो ये आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है साथियों। अब मैंने आपको यहाँ पे आपातकालीन यानी कि इसके अंतर्गत जो मेडुला है, मेडुला को अन्य नाम से भी जाना जाता है। क्या क्या नाम से जाना जाता है? सो आपको याद रखना है, इसे कहा जाता है साथियों आपातकालीन हार्मोन्स। सो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रंथि है या ऐसा कौन सा हार्मोन्स है जिसे आपातकालीन हार्मोन्स कहा जाता है? सो आपको याद रखना है एड्रिनली हार्मोन्स, ठीक है। एड्रिनली हार्मोन्स जिसे आपातकालीन हार्मोन्स भी कहा जाता है, और इसे एक नाम दिया गया है जिसे कहा जाता है साथियों 3F, ठीक है। सो 3F कहा जाता है, ठीक है। सो इसी 3F के तहत हम देखते हैं साथियों, इसमें लड़ाई या कूदना या डर, इन तीनों अवस्थाओं में क्या होता है? आपकी जो धड़कनें हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है कि भाई जो महत्वपूर्ण जो पॉइंट है कि जैसे हार्मोन्स के नियंत्रण में कौन कौन सी अहम भूमिका निभाते हैं। सो आपको याद रखना है जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है, उसके बाद में एड्रिनल हार्मोन्स है, ठीक है। उसके बाद में मस्तिष्क के द्वारा जो मेडुला ऑब्लिगेटा है इनके द्वारा किया जाता है। अब हम यहाँ पे चर्चा करते हैं साथियों ये जो रक्त का जो परिसंचरण होता है, रक्त का जो बहाव यानी कि इसका जो रक्त जो है विभिन्न अंगों के माध्यम से कैसे पहुंचता है, वो प्रोसेस जो कि मैंने कल के क्लास में भी आप लोगों को वहाँ पे बताने का प्रयास किया था। सो आपको ये क्या याद रखना चाहती है, जो रक्त क्या होता है हृदय से कहा जाएगा, हृदय से धमनी के माध्यम से रक्त जो है कहाँ जाता है? विभिन्न अंगों में। किसके माध्यम से? धमनी के माध्यम से। यही जो धमनी अंगों से पुनः हृदय में किसके माध्यम से आता है? सो वो आपको याद रखना है सिराओं के माध्यम से आता है, ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपका आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, और यही क्लास को हम आगे कल कंटिन्यू करते हैं, और इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो पार्ट है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंटों पे हम चर्चा करेंगे। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। अपना याद रखिएगा और अपनी जो एनर्जी है वो पढ़ाई में लगाइएगा साथियों, क्योंकि वैकेंसियाँ बहुत है और समय बहुत ही ना के बराबर में है। और इस एग्ज़ाम में अगर क्वालिफाई होना है, अगर आपका एक सपना है कि मुझे इस पोस्ट को हासिल करना है और अपना जो सपना है उसे सफल बनाना है, तो इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करते रहना होगा। हर एक सब्जेक्ट को, हर एक टॉपिक को आपको क्लियर करना होगा, ठीक है। सो अपना याद रखिएगा और अपना जो फोकस है उस पर सही एनर्जी लगाइएगा। सो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।